लैंग्वेज पे, तो आपको कोई फंक्शन क्रिएट करना या खुद से कोडिंग्स को इनसाइड द कोडिंग को कमांड करना या उन्हें प्रोग्राम करना नहीं पता होता। तो हम कुछ प्री डिफाइंड जो फंक्शंस होते हैं हमारे, ओके, स्पेशल ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं? हाँ, दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। दैट मींस किसके लिए डिजाइन होते हैं? वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। फंक्शंस एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इन पे, अब फंक्शंस पे क्या क्या होते हैं, इसका एक नेम होता है, ठीक है। फंक्शन का क्या होता है? सबसे पहला चीज, एक फंक्शन का नेम होगा, यानी कि इसे लिख सकते हैं फंक्शन नेम। एंड द सेकंड थिंग क्या होगा? उसका एक रिटर्न टाइप। दैट मीन्स द टाइप ऑफ वैल्यू इट रिटर्न्स, यानी कि जब वो उसे आप बुलाएंगे और जब वो एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद आफ्टर एग्जीक्यूशन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इट रिटर्न्स टू द कॉलर। जो भी कॉलर है उसे वो कौन सी काइंड ऑफ वैल्यूज को रिटर्न करेगा उसे बोलते हैं उसे रिटर्न टाइप, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज थर्ड, उसका नेम होता है, उसका डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन। एंड नेक्स्ट इज definition, okay, and last one is fifth, calling। ये पांच चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं जब भी आप किसी एक फंक्शन की बात करते हैं। क्लियरली सभी को विजिबल है या मुझे फॉन्ट साइज और बढ़ाना पड़ेगा? विजिबल है सभी को? यस सर। ओके, गुड। जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शन कुछ और नहीं है, सेट ऑफ कोड्स है, स्पेसिफिक पैकेज, आप पैकेज बोल सकते हैं कि एक पैकेज है वो जो स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर एक सेल फोन खरीदते हैं, उसके में एक कनेक्टर आता है उसके साथ, जो आपके सेल फोन और आपके पेन ड्राइव को कनेक्ट, ओटीजी केबल बोलते हैं उसे। यूज किया आप लोगों ने? यस सर। एक छोटा सा होता है, सिर्फ उसका काम क्या होता है, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है, टू कनेक्ट योर पेन ड्राइव विथ योर डिवाइस, और कुछ काम नहीं होता, वो बस उतने ही काम के लिए होता है। दैट मींस इट्स अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एसेसरी, ठीक है। वैसे ही फंक्शंस होते हैं, एक एक्स्ट्रा एसेसरीज होते हैं, ये एक फीचर्स होते हैं, जिसे एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, एक पैकेज होता है जिसे आप खुद भी बना सकते हैं, ओके। और इसीलिए इसके दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। बेसिकली जब हम एक नए यूजर के तौर पे बात करते हैं तो इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है बिल्ड इन, यानी कि जो डेवलपर्स ने पहले ही बना दिया है, ओके। इसे बिल्ट इन बोला जाता है कि पहले से ही जो बना हो। एंड द सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड। जब आपको कोई चीज की जरूरत होती है तो आप खुद से क्रिएट करते हैं फंक्शंस, उन्हें यूजर डिफाइंड में लाया जाता है। तो दो कैटेगरी होती है ब्रॉडली, और भी कैटेगरीज हम देखेंगे, पर फिलहाल इसे दो ही कैटेगरी पे समझते हैं। तो जो बिल्ट इन होता है वो एक्चुअली में आपका स्टोर्ड होता है हेडर फाइल्स पे। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हेडर फाइल का, कि हेडर फाइल्स आर नथिंग बट द स्टोरेज फॉर बिल्ट इन फंक्शंस, या उसे इसीलिए फंक्शन लाइब्रेरी बोला जाता है हेडर फाइल्स को, कि वो जो पहले से ही आपके सिस्टम में या आपके पैकेज, जो भी पैकेज आप यूज कर रहे हैं, जो भी कंपाइलर आप यूज कर रहे हैं, उसमें जो पहले से बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उन्हें वो हेडर फाइल्स के नाम पे स्टोर करता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास जो बिल्ट इन फंक्शंस है वो भी आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस होता है। तो आप कैसे एक स्पेसिफिक फंक्शन को कैसे रिफर करेंगे, यहाँ पे आपका हेडर फाइल का नेम आता है, कि आपको जिस सेक्शन का जो स्पेसिफिक टास्क या जो स्पेसिफिक टाइप का आपको फंक्शन चाहिए, वो स्पेसिफिक नेम के कैटेगरी, नेम के वाइज कैटेगराइज्ड है। जैसे अगर आपको कंसोल के से रिलेटेड कोई फंक्शन चाहिए तो console.in पे जाइए,
या conio.h पे वो से कर सकते हैं। आपको अगर किसी कैरेक्टर के अपर केस लोअर केस से करना है तो सी टाइप पे जाइए। आपको अगर कोई मैनिपुलेशन परफॉर्म करना है तो आईओ मैनिप से आप कर सकते हैं। ओके, तो कुछ जो बेसिक हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में, तो हम लोग का कुछ हेडर फाइल्स के नेम हम लोग देख लेते हैं। जब आप सी की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है आपका stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ओके, इसके बाद आता है आपका stdlib.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। कोनियो हम अवॉइड करेंगे क्योंकि कोनियो की रिक्वायरमेंट जब आप जनरलाइज करते हैं सभी को, अभी हम देखेंगे कि कोनियो कैसे काफी जगह पे वो सक्सेसफुली रन नहीं कर पाता कोनियो। ठीक है, जब आप टर्बो सी प्लस प्लस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कोनियो बहुत यूजफुल होता है। और जैसे ही आप MinGW या GCC कंपाइलर के ये पे आते हैं, या जितने भी इंटरनेशनल या वेब पोर्टल्स पे आप काम करते हैं, तो वहाँ पे कोनियो का बहुत सारे जो फंक्शनैलिटी है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो अपन ट्राई करेंगे कि जो कोड अपन लिखे वो स्टैंडर्ड वे पे लिखेंगे, और जो भी कोड मैं यहाँ पे आप लोगों को करूंगा वो अक्रॉस किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे C++ सपोर्ट करता है वहां पे वो सक्सेसफुली रन होगा। क्लियर है सभी को? हाँ बोलो सर। फिर हम लोग अगर किसी और में, अगर आपने बोला कोनियो का वो जो इफेक्ट रहता है वो कम हो जाता है, तो अगर हम बाकी सब में अगर प्रोग्राम अगर रन करेंगे तो उसमें conio.h लिखने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हाँ, हम जो कोड लिखेंगे यहाँ पे, जो बेसिकली जो कोड्स हम सीखेंगे वो एंटायरली किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपका एज इट इज एग्जीक्यूट करेगा, वो कोड्स हम लोग ट्राई करेंगे। हम लोग देखेंगे टर्बो सी पर भी जाकर देखेंगे कि वहां पे कैसा एनवायरनमेंट मिलता है और क्या क्या चीजें वहां पे किया जा सकता है। ठीक है, सर। एक्चुअली मैंने टर्बो C++ डाउनलोड किया था कोई तो बात नहीं बेटा, मैंने इसीलिए बोला है कि मैं जो कोड यहाँ पे लिखूंगा वो टर्बो सी प्लस प्लस पे भी चलेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये करें सब में एज इट इज चलेगा वो। तो आप लोगों को कोई ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या इंस्टॉल किया है। हम एक स्टैंडर्ड कोड लिखेंगे जो सभी जगह पे एज इट इज रन करेगा। कोई एप्पल में होगा तो बोलेगा सर मेरे टर्बो सी प्लस प्लस नहीं चलता, तब मैं क्या करूं, है ना? तो मैंने एक ऐसा फॉर्मेट चुना है जिसमें आप कहीं भी रन कर सकते हैं। और हाँ, आपको अगर conio.h से कोई प्रॉब्लम रहेगा आप बेशक मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए भी फ्री रहूंगा। ठीक है, मैं आप किसी भी कोई भी हेडर फाइल आप यूज करिए, जो भी हेडर फाइल आप यूज करते हैं मैं उसके सपोर्ट में आपको बताऊंगा। पर हाँ, मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करूंगा ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। अपन सभी के लिए ओपन रहेंगे। आपको आप जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं बस बता देना कि सर मैं ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है कि देखो जनरली है क्या, मेरे पास विंडोज है और लिनक्स का वर्जन है, मेरे पास एप्पल सिस्टम नहीं है। तो आप में से कोई अगर एप्पल यूज करता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो अपन आराम से उसे सुलझाएंगे, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट मैंने कभी एप्पल पे ये चीज ट्राई नहीं की है। ओके, एक्सकोड मैंने कभी यूज नहीं किया है, तो हाँ हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा दिक्कत आए। तो जो लोग एप्पल यूज कर रहे हैं वो ट्राई करेंगे कि उसमें फिगर आउट करें कि उसमें प्रॉब्लम कैसे कहाँ पे आ रही है और कैसे आ रहा है। ठीक है, किसी को यहां तक में कोई डाउट है? नो सर। गुड। ओके, अब इसके बाद पता चल गया कि हेडर फाइल्स क्या होते हैं, और इस पे और कुछ नाम अपन ये कर सकते हैं। conio.h है आपका। ओके, और जो आईओ स्ट्रीम है वो जनरली C++ के कॉन्टेक्स्ट में रिफर किया जाता है, तो जब आप सी की बात करेंगे तो उसे इंक्लूड ना करें तो भी अच्छा चलेगा। ठीक है, और इसमें एक आता है time.h आता है आपका, एंड सर योर वॉइस इज लैगिंग। ओके math.h। हो सकता है नेट का कुछ इश्यू हो, अभी भी हो रहा है वो। सर कभी कभी होता है फिर ठीक हो जाता है अपने से, फिर हो जाता है ओके जब आप लगातार कुछ बोलते हो तो। ओके, हो क्या रहा है कि मैं अभी कॉलेज पे हूं तो हो सकता है नेट का थोड़ा सा इशू हो। जैसे रहे मुझे बता दिया करो ताकि मैं स्लो करूं। ओके, stdio, stdlib, conio.h, time.h, math.h। So process.h. हाँ गुड, एंड io मैनी। ऐसे बहुत सारे हैं। आप लोग जिन लोग टर्बो C++ पे होंगे वो लोग जैसे ही राइट क्लिक करते हैं अपने विंडो पे, राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा एक हेल्प लिस्ट आ जाता है, उसमें आप सारे हेडर फाइल्स को सर्च कर सकते हैं।
ठीक है, कि उससे रिलेटेड क्या क्या आपकी चीजें हैं, और जिन्हें वहां पे सर्च नहीं करना है वो सीधे वो कहाँ पे इंस्टॉल है वहां पे जाकर उसे देख सकते हैं कि आपके सिस्टम पे जहां भी वो चीजें इंस्टॉल है वहां पे आप सर्च कर सकते हैं कि आपके सिस्टम पे वो चीजें कहाँ पे इंस्टॉल है। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार चेक करता हूँ कि मेरे सिस्टम पे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है टीसी है, टीसी के बिन पे जाएंगे, क्लासिक एग्जांपल इंक्लूड नाम का, जब आप लोग टर्बो सी प्लस प्लस पे होंगे तो आप लोग जैसे इंक्लूड फोल्डर पे जाएंगे, चाहे आप MinGW पे हो या TCC पे हो, किसी भी कंपाइलर पे, वहां एक नाम होगा, एक फोल्डर का नाम होगा, जैसे आप जहां भी उस फोल्डर का फाइल है वहां जाएंगे, वहां इंक्लूड नाम का एक फोल्डर होगा, उसे जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको सारे हेडर फाइल्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं dos.h है, float.h है, graphics iomanip.h है, iostream.h है, and process.h है, time.h है, and std है, stdio है, ये stdlib है, दिख गया? क्लियर है सभी को? ठीक है, वहां से आप इसे ओपन करके भी देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है एक्चुअल में, इसे कैसा लिखा गया है। ये उसका एक इंट्रोडक्शन है, उसका एक तरह से डिस्क्रिप्शन है उसका कि किसने लिखा है। यहाँ पे देखो कॉपीराइटेड है ये, किसने कॉपीराइटेड कब से है, और डेफिनेशन फॉर कॉमन टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शंस, इस पे क्या है, डेफिनेशंस फॉर कॉमन टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, और जो भी डिक्लेरेशन है और उसकी टाइपिंग है वो सारी चीजें यहाँ पे की गई है, और पूरा फंक्शन का डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये थोड़ा सा भी पढ़ने में आप लोगों को मुश्किल जाएगा क्योंकि आप अभी नए हैं, पर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे आप इसे थोड़ा थोड़ा रीड कर सकेंगे। ठीक है, तो ये stdlib का एक मैंने ओवरव्यू दिया आप लोगों को कि आप देख सकते हैं कि वो कैसे दिखता है। आप लोग अगर चाहिए तो बाकी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर हाँ उसे छेड़खानी मत करिएगा कि अगर उसे आपने कुछ मैनिपुलेट किया तो वहां पे एक्चुअली में आपका एक्चुअल हेडर फाइल वहां पे मैनिपुलेट होता है। ठीक है, क्लियर है? तो आप सभी को हेडर फाइल्स क्या होते हैं? यस सर। ओके, Yes, sir. हम लोग खुद भी कुछ हेडर फाइल्स बना सकते हैं, अगर आपको कभी जरूरत पड़ता है आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपका प्रोजेक्ट अगर बड़ा लगता है आपको, तो आप खुद से भी हेडर फाइल्स बना सकते हैं, राइट? जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक हेडर फाइल बनाता हूं imb.h, मैंने एक हेडर फाइल बनाया imb.h। ओके, अब मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ हैश इंक्लूड, इसे मैं सबसे पहले मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ। ये मैंने क्या लिखा है ये पता है सभी को? इट्स अ मल्टी लाइन कमेंट। Yes, sir. और इसे हम डिस्क्रिप्शन के लिए यूज करते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन के लिए लिखने के लिए, या उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए कि हम पर्टिकुलर हेडर फाइल क्यों लिख रहे हैं। जस्ट फॉर फन यहाँ पे हम फॉर लर्निंग हाउ टू क्रिएट अ हेडर फाइल। ओके, यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कि हेडर फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, मेरे हेडर फाइल का सबसे पहला, क्योंकि हेडर फाइल खुद भी एक प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी हम जो हेडर बाकी हेडर फाइल्स हैं उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ stdio.h को। ओके, और इसके बाद ये मेरा हेडर फाइल हो गया, एंड आफ्टर दैट मैं इसमें एक फंक्शन लिख सकता हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं इंट ऐड में एक फंक्शन बना रहा हूं यहाँ पे, ये उसका, ये जो सबसे पहले इंट लिखा मैंने वो उसका रिटर्न टाइप है। आप लोग हमेशा ध्यान देंगे मैंने क्या बोला, एक फंक्शन नेम होगा उसका एंड देन उसका एक रिटर्न टाइप होगा। ठीक है, फंक्शन नेम हुआ उसका, फंक्शन नेम मेरा ऐड है एडिशन के लिए, ये उसका रिटर्न टाइप है, एंड देन इनपुट, इनपुट पे ये लेगा एक इंटीजर टाइप का एक a वैल्यू लेगा एंड इंटीजर टाइप का एक b वैल्यू लेगा, एंड दैट्स द बॉडी। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर।
और देखो जनरली जब हम लोग ये करते हैं फंक्शन की बात करते हैं फंक्शन, ओके मैं यहीं पे आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहला चीज जो उसका हम लोग देते हैं वो होते हैं रिटर्न टाइप, मीन्स टाइप ऑफ वैल्यू इट रिटर्न्स, एंड द सेकंड थिंग इज नेम ऑफ फंक्शन। नेम ऑफ फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा जैसे आप वेरिएबल का नेम करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल का नेम कैसे कैसे आप कर सकते हैं, वैसे ही जनरली हम इसे लेटर्स पे प्रेफर करते हैं, और आप चाहे तो इसमें नंबर्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। पर हाँ, ये हमें इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट अंडरस्कोर के। ठीक है, हम देखेंगे कैसे ये करते हैं। एंड द थर्ड थिंग जिसे बोला जाता है आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर, एंड इसी को ही हम इनपुट टू द फंक्शन, इनपुट टू द फंक्शन भी बोलते हैं, कि आपके फंक्शन को क्या क्या इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी वो यही है। यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल इसे चाहिए होगा, और एक दूसरा भी वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का ही चाहिए होगा इसे। और उसके बाद ये क्या क्या ऑपरेशन होगा, ये उसकी बॉडी है। अब इसकी बॉडी में मैं एक और इंटीजर टाइप का लेता हूं c, एक वेरिएबल, और मैं c इक्वल्स टू a प्लस b करता हूं, एंड इसे यहां से रिटर्न कराता हूं, रिटर्न c। सभी को यहां तक क्लियर है मैंने क्या लिखा है? देखो मैंने जैसे ही बोला कि ये इंट एक रिटर्न टाइप है, दैट मीन्स आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और कौन सी टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। देखो किसी को भी अगर कोई भी तरह का डाउट है अभी तो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे दो चीजों को मैंने कंबाइन किया है। यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन का डेफिनेशन और डिक्लेरेशन होता है। तो मैं जनरली जब हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पे उसका डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों एक साथ मैंने दिया है। ठीक है, इसे दोनों एक साथ मैंने कर दिया है कि डिक्लेरेशन भी वहीं पे है और डेफिनेशन भी वहीं पे है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। सर हाँ बोलो। सर ये आपने सर इंट ए और इंट बी को ग्लोबल स्कोप क्यों किया? ग्लोबल स्कोप नहीं है ये एक तरह से यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है इसका। देखो ये इसके अंदर है, इस पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसके अंदर है ये। ठीक है, और इस थ्रू आउट, इस पर्टिकुलर फंक्शन के बॉडी के थ्रू आउट वो अवेलेबल होंगे इस फंक्शन के लिए, इंट ए और इंट बी। ओके सर। ए और बी दो वेरिएबल्स हैं उसके जो वहां पे अवेलेबल होंगे। ओके, क्लियर है ये सभी को? यस सर। किसी को और कुछ डाउट है तो पूछ सकता है वो। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, in that include wala line, sir, how to know that what do you have to write, sir? Like stdio.h. But you मैंने give dot. ओके, अगर मैं एसटीडी यहाँ इसे ना भी लिखूं तो भी आई थिंक ये मुझे सपोर्ट करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फंक्शन यूज नहीं किया है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, हम इसे रन करके देखते हैं। ओके, एक कोई फंक्शन मैं बनाता हूँ, एक प्रोग्राम हम बनाते हैं। इसे हम नाम देते हैं सम, नाम देते हैं, चलो sum डॉट सी। मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ और इसे हम देते हैं एडिशन ऑफ TWO2 नंबर्स। ओके, एंड आफ्टर दैट मैं इसे क्लोज करता हूँ। ये मेरा ये हो गया हैश इंक्लूड stdio.h and hash include IMB। दिख गया आप लोगों को IMB? यस सर। अब Yes, sir. एक चीज नोटिस किया होगा आप लोगों ने, मैंने साइन चेंज कर दिया वहां पे, राइट? जो मेरा एंगुलर ब्रैकेट था वो मैंने वहां पे चेंज किया, तब उसने मेरा जो लोकल डायरेक्टरी है तब उसने मुझे वो लोकल डायरेक्टरी को एक्सेस करना स्टार्ट किया। चेंज दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स लगाए हैं और यहाँ पे मैंने डबल कोट्स लगाया है। दिख रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. ओके जैसे ही आप डबल कोट्स लगाते हैं कंपाइलर ये चीज नोन कर लेता है कि ये पर्टिकुलर जो हेडर फाइल है वो इसी लोकल डायरेक्टरी पे अवेलेबल है। ओके और वो उसी लोकल डायरेक्टरी को सर्च करता है कि जो भी मेरा एडिटर है वो सर्च कर लेता है कि हाँ ये लोकल डायरेक्टरी का हेडर फाइल है और ये लोकल डायरेक्टरी से मुझे इसे फैच करना है। और जब आप कोई भी एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं तो वो नोन होता है कि मुझे कहाँ से लाना है, इंक्लूड वाले फोल्डर से मुझे इसे फैच करना है। ओके ये डिफरेंस होता है, कभी कभी इंटरव्यू या कहीं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आपको ये मिलता है तो जनरली लोग जानते नहीं है कि ये डबल कोट वाला जो सिस्टम है वो कब अप्लाई करते हैं और कब एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते Sir? हैं। हाँ बोलो। ये एक बार फिर से ये डिफरेंस को रिपीट कर देंगे? ओके जब आपका डबल कोट वाला यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो आपका हेडर फाइल है, जो imb.h जो हेडर फाइल है वो मेरे लोकल डायरेक्टरी पे, यानी कि जहां मेरा ये सोर्स कोड लिखा गया है उसी फोल्डर पे ही वो हेडर फाइल अवेलेबल है। देखो ये जो मेरा प्रोग्राम का नाम क्या है, sum.c है और उसी फोल्डर पे मेरा क्या है, मेरा imb.h भी अवेलेबल है। ठीक है Yes, sir. और जब दोनों सेम डायरेक्टरी पे अवेलेबल होते हैं तब हम डबल कोट का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो लोकल डायरेक्टरी, इसे ही लोकल डायरेक्टरी बोला जाता है, जो मेरा प्रोग्राम जहां पे है वो उसके लिए लोकल डायरेक्टरी है। हम लोग बोलते हैं ना कि जो रायपुर का है उसके लिए रायपुर लोकल है बोलते हैं, रायपुर का लोकल बोलते हैं या नहीं बोलते तुम लोग? आवाज आ रही है मेरी? बोलते हैं Yes, सर। sir. हाँ Yes, sir. ओके गुड। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है, जैसे ही आप डबल कोट लगाते हैं वो समझ जाता है सिस्टम आपका कि ये लोकल जो भी लोकल फाइल एड्रेसिंग है वहां से मुझे इसे फैच करना है। और किसी को कुछ डाउट है तो इसमें पूछ सकता है वो। Sir, when we have made our own header, then why we are using this stdio? बेटा मुझे पता है कि फंक्शन कैसे लिखते हैं, तो मैं सीधे मैं imb.h लिख सकता हूं, पर तुम क्या लिख सकते हो? हाँ stdio.h नहीं लिख सकते ना, इसीलिए देखो imb या stdio.h है तो उनमें वो सारे फंक्शंस है जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें डिफाइन कैसे करना है, उन्हें एक्सेस कैसे करना है, उनका स्ट्रक्चर क्या है वो हम नहीं जानते। इसलिए हम कुछ चीजें आती है जो आपके पास प्री बिल्ट आती है उन चीजों को आप यूज करते हैं और कुछ आप खुद से भी बनाते हैं उस पर। ठीक है तो जो यहाँ पे मैं ये चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखो बहुत सारी चीजें जो मैं आपको थोड़ा सा एडवांस जाकर बता रहा हूँ कि हेडर फाइल कैसे बनाते हैं। और देखो मैं एक्चुअली डायरेक्ट आपको फंक्शन से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो सी है उसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोला जाता है या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। जो सी एंटायरली बेस्ड है वो आपका फंक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। जिन लोग कुछ आप लोगों से कितने लोग हैं जिन्होंने सी प्लस प्लस पढ़ा है? सर मैंने Sir, मैंने ओके सी प्लस प्लस को कौन से टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है? सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। Sir, partial oriented. ओके दैट मींस जो एंटायर जो फोकस होता है वो वहां पे ऑब्जेक्ट्स पे होता है, राइट? यस सर। सिमिलरली जब आप एक सी प्रोग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे एंटायरली जो फोकस होता है वो फंक्शन पे होता है, जो आपका पूरे प्रोग्राम का सोल बोला जा सकता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एवरीथिंग, एवरी ब्लॉक इन अ सी प्रोग्राम इज अ फंक्शन। ठीक है तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपको एक बार फंक्शन एक बार पता चल जाए कि फंक्शन कैसा होता है और फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो उसके हिसाब से आप बहुत जल्दी से पिक कर सकते हैं। ठीक है क्लियर हुआ आप सारी चीजें? किसी को और कोई डाउट है? देखो क्वेश्चंस तुम हमेशा पूछ सकते हो, इसके लिए कभी मना ही नहीं है, और पूछो। अगर नहीं समझ आया कुछ तो तुम पूछ सकते हो। सर उसको imb.h इसको सिंगल कोट पे लिख सकते हैं? सिंगल कोट पर ही लिखना है बेटा, तभी वो लोकल एरिया पे तुम्हारे सर्च करेगा वो। यस ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेरा जो मेन फंक्शन है वो मैंने लिखा। देखो जैसे ही मैं मेन लिखता हूं, क्योंकि मेन खुद में एक फंक्शन है और क्योंकि वो इंट टाइप का है, मतलब मुझे एक इंटीजर चीज रिटर्न करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं यहाँ से कोई एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कराता हूँ। अब शायद आप लोगों को बेटर क्लियर होगा कि हाँ इंट भी एक फंक्शन है। ठीक है और जो मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होता है वो इसी फंक्शन से होता है। ठीक है और इसका भी इनपुट ले सकता है, पर हम जनरली इनपुट इसे नहीं देते। और कुछ बुक्स पे आपको यहाँ पे ये मिलेगा, वॉइड लिखा हुआ मिलेगा। वॉइड मीन्स नथिंग, आप उसे एम्प्टी छोड़ सकते हैं या वॉइड लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है।
और जैसे आप लोग सी जनरली जब आप लोग जीसीसी कंपाइलर पे जाएंगे तो जीसीसी कंपाइलर यही वाला फॉर्मेट सपोर्ट करता है। ओके, जस्ट अ मिनट, मुझे एक और मैं कुछ चीजें आप लोग को क्लियर करता हूं। ये इसका एक सिंपल फॉर्मेट हो गया जहां पे आपने ये लिखा, ये फर्स्ट फॉर्मेट है समझ लीजिए। ओके, ये आपका जीसीसी, जितने भी जीसीसी कंपाइलर हैं या अलग एक्स्ट्रा कंपाइलर, इवन दो आपका टर्बो सी सब सपोर्ट करेगा। एंड द सेकंड वर्जन ऑफ इट इज जहां पे आप यहाँ पे वॉइड नहीं लिखते। ओके, ये भी सभी जगह सपोर्टेबल है। ठीक है, इसका एक और वर्जन हो सकता है, ओके ये वाला। यहाँ पे आप इनिशियली कोई डाटा टाइप ही नहीं देते इसे, बाय डिफॉल्ट जो जितने भी सिस्टम है बाय डिफॉल्ट उसे इंटीजर कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला फॉर्मेट भी आप लिख सकते हैं, सेकंड वाला फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, थर्ड वाला फॉर्मेट भी लिख सकते हैं। एंड ओके, जस्ट अ मिनट, मुझे एक और फॉर्मेट इस पे मैं बता देता हूँ। ओके, मुझे थोड़ा सा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। क्योंकि बहुत जगह आप ये नहीं जानते, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह पे या किसी चीज पे आप ये कर रहे हैं तो सामने वाला जो पर्सन है वो कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहा है, वो हम कुछ आप लोगों को फिर डिफरेंट ना मिले कि भाई हमने तो ऐसा कुछ यूज ही नहीं किया है। वॉइड, एंड यहाँ पे आप ना भी लिखो तो भी चलेगा, एंड इस केस पे आपको यहाँ पे रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये चारों फॉर्मेट आप लोगों को क्लियरली विजिबल है? अब विजिबल है सभी? यस सर। ओके, देखो ये जो फोर्थ वाला सबसे जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो फोर्थ वाला है। फोर्थ वाला सिर्फ आपका टर्बो सी प्लस प्लस पे वर्क करता है, वॉइड मेन, और यहाँ पे आप वॉइड ही रखेंगे और यहाँ पे कोई भी चीज आप रिटर्न नहीं करेंगे। ये फोर्थ वाला आपका टर्बो सी प्लस प्लस पे फुल्ली फ्लैश यानी कि स्पेशली क्या बोल सकते हैं उसको, कंप्लीटली वर्क करता है टर्बो सी प्लस प्लस पे। ठीक है, ये आपको कोई एरर नहीं देगा और वो कंप्लीटली काम करेगा, ये वॉइड मेन, और यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न चीज कराने की जरूरत नहीं है। अब रिटर्न क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि ये फंक्शन का टाइप वॉइड है। दैट मीन्स हम पहले ही बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो कोई भी चीज रिटर्न नहीं करेगी। ओके, वॉइड का मतलब होता है नथिंग। ये चीज हमेशा आप लोग याद रखेंगे। दैट मीन्स द फंक्शन we are calling ओके, ये क्लियर हुआ? नथिंग, वॉइड मीन्स नथिंग, दैट मीन्स द फंक्शन वी आर कॉलिंग डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। वो कोई भी तरह की वैल्यू आपको एग्जीक्यूशन के बाद रिटर्न नहीं करेगी। और ऊपर के सभी जो चारों फॉर्मेट्स हैं वो आपके जीसीसी, MinGW, आप किसी भी में चलाएं टर्बो सी प्लस प्लस में, सभी जगह वो वैलिड हैं। वो एक ही चीज के फॉर्मेट है, और जहां पे आप कुछ नहीं लिखते हैं उसके एज ए रिटर्न टाइप वो बाय डिफॉल्ट उसे कंसिडर करता है इंट। ओके, ये चारों फॉर्मेट्स आप लोगों को पता है, कंप्लीट हुआ। सिर्फ ये मेन की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मेन फंक्शन की बात कर रहा हूं। जब आप मेन फंक्शन लिखते हैं तब उस केस में क्या होता है? सॉरी, क्लियर है सभी को? यस Yes, sir. सर। Okay. यस सर। वापस हम अपने फंक्शन पे आते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं सर योर वॉइस इज लैगिंग। जस्ट अ मिनट बेटा। ओके, ये मेरा टर्मिनल है, मैं इसे आप लोगों को रन करके दिखा रहा हूं।
ओके ये मेरा फंक्शन है। जब भी आप लोग जीसीसी पे देखो, आप लोगों के पास कोड रनर अगर आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा तो विजुअल स्टूडियो में, तो आप सीधे रन कर सकते हैं, पर मैं प्रेफर करता हूं कि मैं टर्मिनल से इसे रन करूं, इसलिए मैं मैनुअली रन करता हूं इसे। तो मैं जीसीसी लिखूंगा, जीसीसी एंड देन माय फाइल नेम sum.c एंड there we go। ओके ये सक्सेसफुली ये रन हो चुका है, मतलब कंपाइल हो चुका है। अब मुझे इसे रन करना है तो .a.out, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो a.out बनाता है, आपके में बाय डिफॉल्ट वो a.exe बनाएगा जब आप जीसीसी कंपाइलर यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैनुअली उसका फाइल नेम चेंज करना पड़ता है। दैट मीन्स जीसीसी sum.c -o, उसके बाद मैं sum.out लिख सकता हूँ। यहाँ पे वो sum.out के आउटपुट फाइल यहाँ पे वो जनरेट करेगा, और उसके बाद मैं उसे रन कर सकता हूँ sum.out। ओके अभी क्योंकि मेरे फंक्शन पे कोई भी चीज मेंशन नहीं है। जो बोले वो करता है, उसके बाद देखेंगे हम। ओके कुछ डाउट है बेटा? ओके भूख भी लग रहा है। ओके भूख लग रहा है कोई बात नहीं, उसे शायद पता नहीं कि उसका माइक ऑन है। भूख लग रहा है। कोई बताएगा उसे, पता नहीं हम लोग क्या क्या चीजें सुन सकते हैं। ओके चलो ठीक है। क्योंकि अब उसके बाद मैंने IMD यूज किया है, मैं वहां से सम को कॉल कर सकता हूँ। देखो विजुअल जैसे स्टूडियो से करवा, पता है? हाँ पता है मुझे ओके सम को मैं यहाँ पे कर सकता हूँ और मैं 2 वैल्यूज यहाँ पे दे सकता हूँ। हाँ ओके कमांड प्रॉम्प्ट, हाँ ओके जस्ट अ मिनट, लेकिन मैं कुछ नहीं जहाँ बोल तक रहा कि हूँ। सब यही प्रेफर करते हैं ना। सर अ, आप म्यूट कर दीजिए। मैं विजुअल यहाँ पे कोई ऑप्शन आई थिंक नहीं है बेटा, यहाँ से सीधा आउट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे म्यूट का। ओके आई थिंक है। गुड थैंक यू। ओके डन। ओके देखो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं फिर से विंडो स्विच करूं, तो आप लोग एटलीस्ट ये चीज ध्यान रखिए कि आप अपना माइक म्यूट करके रखें। कभी कभी हो सकता है कि आपकी कुछ चीजें यहाँ पे इसलिए प्रॉब्लम होती है। ओके ये फॉर्मेट समझ आया आप लोगों को? प्रिंट एफ मैंने लिखा सम %g, और यहाँ पे सम ये कर रहा हूँ। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ कि इसे रन कैसे करते हैं। ओके मेन वार्निंग इम्प्लिसिट सम। ओके यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, इंट a ले लिया, एंड देन a इक्वल्स टू सम 12 and 13। इसके बाद a को ये कर दिया। जो मॉडर्न एडिटर्स हैं वो आपको काफी सारे इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक हाईलाइटिंग द एरर्स, वो सारी चीजें आपको ऐसे ही नोटिफाई करते रहते हैं, तो उससे काफी ज्यादा जो डेवलपमेंट है वो आसान हो जाता है। ओके अभी भी कुछ प्रॉब्लम है इसे। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। सर फंक्शन तो ऐड था क्या? ओके गुड। ठीक है, तो यही एरर्स आप लोग भी फेस करेंगे कि आप बनाए कुछ और रहेंगे और यहाँ पे अगर आप कॉल किसी और को करेंगे तो यही आपके साथ भी होगा। ओके थैंक यू। ओके सक्सेसफुली यहाँ पे कंपाइल हो गया हम लोगों का। ठीक है क्लियर है सभी को कि मैंने कैसे एक हेडर फाइल बनाया और इस हेडर फाइल के एक फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया। और जस्ट अ मिनट मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को क्या क्या चीजें वहां पे हो रही है। देखो सम इक्वल्स टू 25, और इस पे एक और चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं।
ओके, एक बार फिर से रन करते हैं। सम इक्वल्स टू 25। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे क्या है, मैंने एक इंटीजर एक वैल्यू डिक्लेयर किया है, यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने बनाया a, और a पे मैं जो भी चीज यहाँ से रिटर्न होगी, जो ऐड दो इंटीजर्स को ले सकता है, आप चाहे तो यहाँ पे वेरिएबल भेज सकते हैं और आप चाहे तो सीधे वैल्यूज भी दे सकते हैं, और वो जो वैल्यूज हैं वो वहां पे जाएंगी। जो वैल्यूज आप यहां से सेंड करेंगे, जैसे ही आप उसे कॉल करते हैं, देखो कॉल करते ही जैसे ही मैंने उसके ऊपर होवर किया, उसने उसका सिंटैक्स दिखा दिया मुझे कि उसका डिक्लेरेशन क्या है। वो एक इंटीजर टाइप का है, ऐड नाम है उसका, और वो इंट a इंट b दो वैल्यूज लेगा। दैट मीन्स जब आप 12 को यहां से भेजेंगे तो वो जाके कहां पे स्टोर होगा, a पे, ठीक है। और जैसे ही आप 13 को यहां से सेंड करेंगे वो कहां पे स्टोर होगा, b पे। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और उसके बाद का प्रोसेस आपको पता है कि वो उसे दोनों को ऐड करेगा और उसके बाद वो रिटर्न जो करेगा वो सी को रिटर्न करेगा। दैट मीन्स जो ये पूरा फंक्शन है जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहां से वो जो वैल्यू है इसकी वो यहाँ पे आ जाएगी, और वो जो वैल्यू है वो ए पे स्टोर होगी। जो भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा वो कहां जाके स्टोर हो जाएगी, आपकी ए पे। Okay, the value returned by that function stored will be stored in a, variable a, और क्योंकि वो भी उसी के रिटर्न उसी के टाइप का है इसलिए वो इजीली उसे हैंडल कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आ रहा है आप लोगों का प्रिंट एफ वाला, उस स्टेटमेंट में मैं करके आ रहा हूँ प्रिंट एफ, यानी कि प्रिंट इन दिस फॉर्मेट, और इसके अंदर डबल कोट्स पे मैंने लिखा है सम इक्वल्स टू %d। इसे फॉर्मेट स्पेसिफायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओके, मेरा इन्फो कहाँ गया? या कभी कभी से परसेंट स्पेसिफायर भी बोलते हैं। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने %d जो यूज किया है वो मेरा होता है इंटीजर के लिए, ठीक है। ऐसे ही %p यूज करते हैं पॉइंटर के लिए, %c यूज करते हैं कैरेक्टर के लिए, और %s यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए, एंड %f यूज करते हैं फ्लोट के लिए, ठीक है। आपको जिस टाइप का वैल्यू वहां से चाहिए उस टाइप की वैल्यू को आप परसेंट स्पेसिफायर में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को ये? यस सर। Yes. बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. ओके गुड। तो यहाँ पे होगा क्या, जो वैल्यू है जो ये जो पर्टिकुलर परसेंट स्पेसिफायर है उससे होगा क्या, जो इसके बाद जो वेरिएबल मैंने दिया है ये जस्ट एक प्लेस होल्डर है, बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू, इसके बाद जो भी मेरा वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू से ये एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। इसे और आप लोग डेकोरेट कर सकते हैं आप लोग अगर चाहें तो, और जो /n है उसे एस्केप कैरेक्टर बोला जाता है, ठीक है। इसे /n से स्टार्ट होता है, ये /n से, और इसे न्यू लाइन के लिए यूज किया जाता है, न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं जस्ट लाइक /t, टैब के लिए यूज होता है। ये जनरली मैक्सिमम आप लोग ये दो ही स्लैश कैरेक्टर यूज करेंगे, और इन द थर्ड वन इज /0। स्लैश बी। हाँ, वो बैक स्पेस के लिए, एंड द /0 स्टैंड फॉर नल। ये नल के लिए, नल मीन्स नथिंग, ठीक है। और अगर आपको कहीं पे सिंगल कोट प्रिंट करना है तो भी आप डबल कोट या सिंगल कोट आपको प्रिंट करना है तो स्लैश के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे हम लोग फिलहाल रन करके देखते हैं, और इसे मैं क्लोज करता हूं। ओके,
ओके, सम इक्वल्स टू 25। अब इसे मैं थोड़ा और मैनिपुलेट कर रहा हूं। सम इक्वल्स टू 25 एंड मैं इसे क्या और बना सकता हूं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा उसे प्रेजेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम पे। हाँ, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइंस मैं दे रहा हूँ उससे आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा उसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैं ऐसा ही कर सकता हूँ। ओके, ए प्लस परसेंटेज डी इक्वल्स टू, यहाँ पे ओके, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज हैं तो मुझे वैल्यूज में लिख सकता हूँ 12 प्लस 13 इक्वल्स टू परसेंटेज डी। कंपाइल एंड रन। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही साथ सारी चीजें प्रिंट हो गई हैं और मुझे सपोज यहाँ पे एक न्यू लाइन मुझे 12 को उसके बाद से प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आइदर इस एंड पे मैं एक स्लैश एन डालूंगा या फिर यहाँ पे भी मैं डाल सकता हूँ। और अब आउटपुट देखते हैं। कंपाइल, जब भी आप कोई मॉडिफिकेशन परफॉर्म करते हैं अपने कोड पे, आप उसे कंपाइल करेंगे फिर से। देखो यहाँ पे हुआ चेंज, मेरा आउटपुट जहां वो एक ही लाइन पे पहले प्रिंट कर रहा था वो वहां पे अब लाइन ब्रेक हो गई है यहाँ से 25 के बाद से, क्योंकि जैसे वो 25 पे आता है उसे एक स्लैश एन मिलता है और वो लाइन चेंज कर लेता है। ओके, सम इक्वल्स टू 25 एंड आफ्टर दैट 12 प्लस 13 इक्वल्स टू 25। ओके, यहाँ पे क्योंकि दोनों चीजें पूरी वैल्यूज थी, अब इसे आप चाहे तो आप वेरिएबल्स पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ए यहाँ पे हो गया, बी इक्वल्स टू मैंने सपोज यहाँ पे 12 ले लिया एंड सी इक्वल्स टू, ओके जस्ट अ मिनट, मैं इसे चेंज करता हूं, सम 1। ओके, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए इक्वल्स टू के बाद बी एंड सी भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो 10 19। ओके, ये कल का, ये नेक्स्ट क्लास पे हम करेंगे बाकी के प्रोग्राम्स। ओके, आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. किसी को किसी के तरह का डाउट है? No, sir. नो सर। Good. ये चीजें आप लोग अपने लैपटॉप पे बनाकर देखेंगे ताकि आप लोगों को अगर कुछ और डाउट आता है तो आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं इसे जस्ट अभी कंप्लीट कर देता हूं ताकि आप लोग उसे देख सकें, ए एंड बी। और यहाँ पे अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि मैं यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और जिस प्लेस होल्डर के ये पे मैं रेफरेंस दे रहा हूँ उसे मुझे वहीं पे रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले बी को रखना पड़ेगा, देन सी एंड देन ए। ओके, अगर मैं सीक्वेंस, ये क्या करता है, जो फर्स्ट वाला परसेंटेज डी है उसके लिए वो फर्स्ट वाले वेरिएबल को ही पुट करेगा, देन सेकंड वाला जो है, सेकंड नंबर जो आपका परसेंटेज डी या प्लेस होल्डर है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके लिए वो सेकंड आर्गुमेंट को ही पिक करेगा। ओके, तो उस चीज को आपको हमेशा याद रखना पड़ता है। ओके, इंट ए। ओके, मैं यहाँ पे फाइल नंबर नेम चेंज करना भूल गया, someone and someone. Good. Clear. ओके, यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों को सम इक्वल्स 25 एंड 12 प्लस 13 इक्वल्स टू 25। इससे आप वैल्यूज को आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे कि हम इन वैल्यूज को कैसे यूजर इनपुट्स ले सकते हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? Yes, sir. ओके, Excuse me, sir. Yes, sir. हाँ बोलो। तो वो वहाँ पे कंपाइल